नमस्ते दोस्तों। हमने कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे हिंदी साहित्य के। आज कुछ बाकी हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद 22 क्वेश्चन हो गए थे कल। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं जिसको भी चाहिए। ये कल हो गया था ना यहाँ तक 22। हाँ, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जितनी भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 23। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। हिंदी आंदोलन के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और ये रामचंद्र शुक्ल का जो कथन था उसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है वो यह मानते थे कि जो भक्ति आंदोलन है वो इस्लाम की देन है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी बात का खंडन करते हुए यह कहा था कि इस्लाम के महत्व को मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहूँगा अगर इस्लाम भी ना आया होता तब भी ये भक्ति आंदोलन वैसा ही होता जैसे कि आज है ना। उपयुक्त कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन में संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं रहा, ये इन्होंने माना है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं इसके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो ये किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। इसका आंसर भी है। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण, इन्होंने अलग अलग नामकरण किया था रीतिकाल का। रीतिकाल हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी आदिकाल चल रहा है, पूरा डिटेल से आगे कवर कर लेंगे। गारचा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लित्वेतर एंदोये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये इनका दूसरा संस्करण 1871 में हुआ था। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इनके बारे में। गारचा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लित्वेतर एंदोये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें 72 तथा शेष उर्दू के। हिंदी के कितने हैं? 72, बाकी के उर्दू के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ये फ्रेंच विद्वान थे गारचा दत्तासी, इन्होंने किया। गारचा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 इन्होंने प्रकाशित किया था।
आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिए गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक नीचे देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। थोड़ा रिवीजन, इससे क्या होगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार ये हमें रिवाइज होता रहेगा, जिससे ये पक्का हो जाएगा, हम नहीं भूल पाएंगे इतना रिवीजन करने के बाद। तज़किरा ए स्वराई हिंदी 1848 मौलवी करीमुद्दीन का है। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने हैं? तो रामसतसई और खड़का रामायण, ये 2 ग्रंथ हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें हमें सुमेलित करना है। उदमलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उदमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका है हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इनका है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना और विकास, ये इनका है। हाँ, तो इसका मिसमैच हो गया, 1 मिनट रुकिए, ये थर्ड वाले का ये ओके अभी राइट है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? इसका ऑप्शन सही होगा डी वाला। इनका मैच देख लेते हैं। उदमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा और अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। ये अभी हमने पढ़ा, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हिंदी का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी इनका है 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ये भी इन्हीं का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इनका है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आगे आता है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक। ये मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित अन्य साहित्य ग्रंथ हैं राजस्थानी पिंगल साहित्य और हिंदी वीर काव्य 1945। इसके लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था? तो ये मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था।
ये डॉक्टर ग्रियर्सन का था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे इनका डिटेल पढ़ लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 नाम से अनुवाद किया था, जबकि गारसादा तासी द्वारा लिखित ईश्वर दलित उत्तर एंदोये हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास 1952। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ग्रंथ के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक F.E.K। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ये रीतिकाल के क्वेश्चन है, थोड़े मिक्स हो गए हैं। तो इन्होंने समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 19 विक्रम माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों के निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है इन्होंने पूरे कालखंड को। आदिकाल जो अभी हम कवर कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल आएगा, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल जो गद्य काल है उसमें आएगा। आदिकाल 1050 से 1375, 1375 से 1700 भक्ति काल, 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से 1948 ये गद्य काल में आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ संपादन किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो ये किसका था? सबसे बड़ा ग्रंथ जो सबसे ज्यादा कवि थे वो मिश्र बंधुओं का था। मिश्र बंधु 3 भाई थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आगे थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, चलिए इनकी। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये मिश्र बंधु विनोद इनकी ग्रंथ का नाम था। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भाग थे 1913 में और चौथा भाग इनका प्रकाशन हुआ था 1934 में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इनकी ग्रंथ का नाम है 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ। इसमें कितने कवि थे? 838 कवि। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में 1000 कवि थे और लेखक भी इसमें शामिल थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? किस आधार पर इन्होंने कालों का नामकरण किया था? तो इन्होंने युग प्रवृत्ति के आधार पर ये किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति, ये हम पद्धतियां पढ़ चुके हैं, किसने कौन से पद्धति के आधार पर अपना ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी रही? वो यही थी, विधेयवादी पद्धति, रामचंद्र शुक्ल वाली। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ फ्रेंच विद्वान तेन ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया था, सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर
नलिन विलोचन शर्मा। ये कुछ ग्रंथ हैं और इनके लेखक हैं विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह, निराला, आत्महंता, आस्था आलोचना आदि लिखा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? तो ये कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधु ने क्या कहा था? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, ये हम पढ़ चुके हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? ये सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी ने। गारसादा तासी जो फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने अपना पहला ग्रंथ लिखा था जो इतिहास ग्रंथ था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बाद में लिखा था, जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया। गारसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 1847 इसमें द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हुआ। इसका प्रकाशन हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो ये अभी हमने पढ़ा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो ये राम कुमार वर्मा हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? तो ये अभी हमने पढ़ा था, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था कलाकाल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46,
वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। तो ये अभी हमने पढ़ा, वर्णाकुलर पद्धति में किसने लिखा था? इस्तवार दाला लित्वेतर एंदुये हिंदुस्तानी गारसा दतासी। इस्तवार दाला लित्वेतर एंदुये हिंदुस्तानी वर्णाक्रम पद्धति में लिखा गया है साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान थे गारसा दतासी। ये अभी हमने पढ़ा है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर भाषणीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ, संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। तो इनकी ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी जब इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था? युग की परिस्थितियां इन्होंने प्रमुखता दी थी। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग परिस्थितियां थी। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्न में नामकरण गलत कौन सा है? तो आदिकाल था, मध्यकाल था, संक्रांति काल, रीतिकाल नहीं था। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल जो पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधिवादी पद्धति को अपनाया, हिंदी विभाजित किया, उनका नामकरण किया। 900 वर्षों को इन्होंने लिया था। आज ये कंप्लीट होते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं आदिकाल के जो अभी हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिसे बार बार रिवीजन हम करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कंप्लीट नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते रहेंगे लगातार, जिससे हमें बार बार प्रैक्टिस से ये अनुभव हो जाएगा क्या पढ़ना है, क्या सही है हमारे लिए, और ये हमें बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा इसका, तभी ये जाके हमें लर्न होगा। तो यहाँ आज के क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।